नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चेयरमैन पद के बीजेपी प्रत्याशी विपिन कुमार के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने पार्टी की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया और प्रत्याशी विपिन कुमार के समर्थन में वोट देने की अपील भी की है। मैं बहुत तैरता था और जैसे स्कूल से आता था बस्ता घर में रखा और सीधे, आपको पता है ना जहां पर घर है मेरा, वो नहर और घर के बीच में कितना अंतर है? मेरे ख्याल से 50 फुट भी नहीं है। रोड है, बस रोड के बाद नहर है। तो गोता लगाना आधे घंटे तक, दूर तक डुबकी लगा के काफी आगे तक निकल जाता था। फिर जो है वहां से निकले और वहीं पर बैठ गया। फिर धूप में 15-20 मिनट पांडे जी फिर बैठे रहे। बैठने के बाद फिर गर्म हुआ, फिर गोता मारा। कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई सर्दी नहीं। तो मैं सबसे कहता हूं कि मैं मां शारदा के सानिध्य में रहकर बड़ा हुआ हूं। मां शारदा की बड़ी कृपा है। और सच में आज ये चुनाव जैसी सभा, आप सबके बीच में आना, कोई पर्व ऐसा नहीं होता है, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है, या कोई भी अवसर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक माह आप सबके बीच में आऊं। 1 महीने में, 2 महीने में किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे भेंट करूं। लेकिन आज चूंकि नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में, यही चंपावत, यही टनकपुर, यहीं का मैं प्रतिनिधि हूं एक विधायक के रूप में, आप सबने मुझे बनाया है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत मां पूर्णागिरी के धाम से, मां शारदा के तट से टनकपुर से करें, क्योंकि मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हमारा उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमको राज्य के लिए अनेक योजनाएं मिल रही हैं। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है, वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। ये सब मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से ये सब काम संभव हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य की बेरोजगारी दर को घटाना हो, उसमें भी 4.4% की कमी आई है। इसके साथ ही हमने आज निवेश के मामले में पूरे देश के, हमारी गिनती 5 प्रमुख राज्यों में हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी रुमला जी आई थी, उनके दामाद आए थे साथ। मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो कह रहे थे मैं स्टार्टअप चलाता हूं। तो आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ना, कौशल से जोड़ना, उत्पाद उद्योग से जोड़ना, भाइयों बहनों, उसमें भी हम जहां पहले अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हमारा नाम लीडर्स की श्रेणी में आ गया पूरे देश में। हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था और उस इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU
आप सोचिए 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे विभिन्न विभिन्न देश दुनिया के आने वाले निवेशकों के साथ हुए और उसमें से 80,000 करोड़ रुपए की आज ग्राउंडिंग पर काम शुरू होना होगा। इसके पीछे हमारा हेतु है कि लोग देश दुनिया से आकर यहां अपना उद्योग लगाएं, अपना निवेश करें और अधिकाधिक रोजगार सृजन करें। रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता देने वाले हैं। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए उठाए गए अनेक कदम आज हमारे धरातल पर उतर रहे हैं। आप देखिए, राज्य बनने के बाद राज्य स्थापना के 20 सालों में लगभग 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में हमने 19,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। 2 दिन पहले मेरे पास एटीआई जो हमारा जहां पर पीसीएस के चुने हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग होती है, उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री बीपी पांडे जी आए थे। वो कह रहे थे मुझे कि इस बार जो पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकला है उसमें उत्तराखंड के लोग सर्वाधिक चयन हुए हैं, सर्वाधिक चयन हुआ है और कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले से इस बार हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, गरीब परिवार के माता पिता के बेटे और लक्सर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी धरातल पर दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल चंद दिनों पहले बीजेपी छोड़कर बसपा में गए 5 नेताओं ने बीजेपी में ही अपनी सियासी घर वापसी कर ली है, जिससे बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं 5 नेताओं की घर वापसी पर पूर्व विधायक समेत कई दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव प्रत्याशी के कार्यालय पर शुभकामनाओं के साथ जमकर जश्न भी मनाया। साथ ही 5 नेताओं के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होने का दावा भी किया है। ये तो अपने घर में था, अपने घर में है और अपने घर में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मोहित वर्मा की माँ है और बच्चा जो है अपनी माँ से थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकता है, माँ को छोड़ नहीं सकता। तो मोहित वर्मा कहीं गया नहीं था, ये थोड़ा सा नाराज था, आज हमारे पास आ गया है और तन मन धन से देवेंद्र भाई को जिताएगा और भाजपा के लिए काम करेगा। वो पहले बेसहारा थी, अब बेसहारा है। कि लक्सर में कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा माहौल है। हमारे मोहित वर्मा जी जो बहुत ही वरिष्ठ पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, 1-2 दिन के लिए अपने घर रूस कर बैठ गए थे। वो हम गए और थोड़ा सा मनाने से मात्र से तुरंत चल दिए। हमारे रवि देवल जी बहुत पुराने युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, हमारे अंशुल भाई सब समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बस थोड़ा मान सम्मान के भूखे हैं, मान सम्मान बराबर मिलेगा। हमारे प्रत्याशी जी ने कहा मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, मैं सबका मान सम्मान करूंगा। और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये किसी की बपोती नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सब मिलजुल कर चलते हैं, सबकी आहुति कमल के फूल के लिए है। निश्चित रूप से देवेंद्र सिंह जी हमारे विजयी होंगे, कमल का फूल विजयी होगा और हमारे मोहित वर्मा जी जोर शोर से दुगनी ताकत के साथ, रवि देवल जी, अंशुल वर्मा जी और सब कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य करेंगे। और आने वाली 23 तारीख को कमल का फूल इस तरीके से खिलेगा कि सब जय जयकार करेंगे। नहीं, मोहित वर्मा जी मेरे साथ, मैं प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा और ये मेरा भाई जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए ये नाराज़ हुआ और भारतीय जनता पार्टी का था, है और रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने इतने दिनों तक काम किया हो, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुण भर गए हों और हमारे संस्कार इसके अंदर जो हमारे मूल संगठन के हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तो इसकी तो और कहीं फिटिंग हो ही नहीं सकती थी। इसका मन भाजपा में था, शरीर थोड़ी देर के लिए
एक तरफ हो गया होगा, लेकिन अब ये शरीर सहित आत्मा के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी में था, है और रहेगा, और पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा और भाई देवेंद्र चौधरी जी को भारी मतों से विजयी कराएगा। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में चुनाव अधिकारी ने दिनेशपुर के 9 वार्डों का सभासद प्रत्याशियों के आय व्यय के ब्यौरे के रजिस्टर की जांच की है। इस दौरान दिनेशपुर के चुनाव अधिकारी गौरव कुमार पंत ने कहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र के 9 वार्ड के सभासद प्रत्याशियों से आज आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया था। यहाँ पे जो नगर पंचायत दिनेशपुर के समस्त प्रत्याशियों को हमारे द्वारा बुलाया गया है, जिसमें उनके द्वारा हमारे सहायक व्यय परीक्षक महोदय यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जो भी अभी तक उनके द्वारा अपना खर्च किया गया है उनका एक बार हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा जो रजिस्टर 2 हैं, रजिस्टर 2 क है और रजिस्टर 2 ख है, उनको एक बार हमारे द्वारा प्रथम स्क्रूटनी। उत्तरकाशी में बीजेपी के प्रदेश संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन सिंह रावत को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने से लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। जगमोहन सिंह रावत को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये उपाधि दी गई है। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुझे आज डॉक्टरेट उपाधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह दिन मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिवस है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर मुझे सोशल वर्क में डॉक्टर उपाधि से मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं इस अवार्ड जो मिला मुझे बहुत। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर एकदम सतर्क हो गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS पांगती ने बताया है कि HMPV वायरस की रोकथाम को लेकर एहतियातन तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने जिले से सभी नागरिकों से सुरक्षित और सतर्क रहने की भी अपील की है और इस संभावित वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है ये कोविड वायरस की तरह कोई नया वायरस नहीं है। राज्य स्तर से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पत्र भेजकर गाइडलाइन जारी कराई गई है। आप स्वस्थ रहिए, आराम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अपने आप को भीड़ भाड़ इलाके से या आपको हाथ वाथ धोइए। अपने आप को कोविड प्रिकॉशन जो हमने पहले बताया था उसी तरह से मास्क पहन लीजिए अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम है या वैसा है। वैसे कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है, ये अपने आप 6 या 7 दिन में ठीक हो जाता है सर। व्यवस्थाओं को लेकर अगर व्यवस्थाओं में सर हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी हमारे अस्पताल हैं, सब में हमने बिल्कुल तैनात कर दिए हैं। एक गाइडलाइन हमने सबको भेज दी है कि इस तरह का कोई पॉजिटिव आता है तो तत्काल उसका आइसोलेशन रूम बनाया जाए। बना रखा है उन्होंने, कंसंट्रेटर है हमारे पास सारी जो इसकी सिम्टम्स वाली जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास सब है। हर जगह डॉक्टर तैनात हैं, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि कहीं इलाज नहीं मिल रहा है या कहीं से रेफरल होगा। ये हमने सबको बता दिया है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए बस ये है कि आपको एक तो जो है बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि सर्दियों से आप जितना हो सके उतना बचें। ठीक है, अगर जो है बाहर सुबह और शाम अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो किसी अगर जैसे जिसको अब छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को तो आप ज़्यादातर सुबह में बच्चे सुबह और शाम को अगर बाहर निकलना है तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से मतलब कवर होके निकलें। ठीक है, और हल्के पतले कपड़े कई लेयर्स में पहने। ठीक है, कान को अपने कान को टोपी से ढके, मफलर पहने, ग्लव्स पहने। ठीक है, जूते पहने और इनर पहन के अपने आप को अच्छी तरीके से वो करके ढक ओढ़ के पूरा अच्छी तरीके से बाहर निकले। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि आम बजट में पलायन की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुक सके। और ये सच है कि 24 साल राज्य को बने हो चुके हैं लेकिन पलायन निरंतर जारी है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ठान ली है। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में पलायन की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए।
पहाड़ों से पलायन रोकने की कोशिश है जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सांसद अनिल बलूनी। बजट में हो पलायन समस्या का स्थायी समाधान। पलायन रोकने को स्थायी समाधान की मांग। गढ़वाल में बैंकों की शाखाएं खोलने की मांग। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिहाजा आए दिन पहाड़ से लोग नीचे पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार पलायन रोकने की लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल उठते हैं। इधर बीजेपी के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि आम बजट में पलायन की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, ताकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुक सके और वहां के लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री से गढ़वाल में बैंकों की शाखाएं बढ़ाने की मांग की है। सांसद और वित्त मंत्री की मुलाकात की बीजेपी के नेता तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और वैसे भी मेरी सरकार पलायन को लेकर बड़ी संवेदनशील है। और आपने देखा होगा पिछली त्रिवेंद्र जी की सरकार में हमने एक पलायन आयोग बनाया। पलायन आयोग से उसकी रिपोर्टें तैयार है, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और रिवर्स पलायन के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पर हम प्रवासी उत्तराखंडियों का हमने सम्मेलन भी किया और अभी हमारा 11-12 तारीख में एक और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग प्रवासी हैं उन लोगों का भी हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। सबको हम प्रेरित कर रहे हैं। साल दर साल पलायन की संख्या में गिरावट। 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों से 28.72% पलायन। 2023 में इनकी संख्या घटकर 21.80%। आज भी पहाड़ से लोग कर रहे हैं पलायन। साल 2017 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं निवारण पलायन आयोग बनाया, जिसका कार्यालय पहाड़ में रखा गया। बाद में आयोग ने कई तरह की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कितना काम हुआ ये कहना मुश्किल है और ये बताना भी मुश्किल है कि मौजूदा वक्त में आयोग वर्क कर रहा है या भी नहीं। ताज़ा कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आयोग की 2023 की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि प्रदेश में हर वर्ष पलायन करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। पलायन आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से 28.72% लोगों ने दूसरे प्रदेशों में पलायन किया था। वहीं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी संख्या घटकर 21.80% रह गई है। इस बीच स्थानीय कस्बों में रहने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में जहां 19.46% लोगों ने नजदीकी कस्बों में जाना चुना, वहीं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी संख्या 16.01% से बढ़कर 35.47 हो गई। इसके साथ ही बाहरी प्रदेशों के बजाय अपने जनपद के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में जाना बेहतर विकल्प बना। जो वापस अपने गाँव को ओर जाएं, अपने गाँव में जो उनके मकान हैं उनको दुरुस्त करें, वहाँ रहने का प्रयास करें और उसके साथ साथ तमाम स्वरोजगार की योजनाएं पहाड़ों में हम लोगों ने प्रारंभ की हुई हैं, ताकि लोग रोजगार के लिए वहाँ पर आएँ या वहाँ के लोगों को रोजगार मिले तो वो पलायन ना करें आगे चल के। तो बलूनी जी की अच्छी पहल है। अगर इसमें हमको केंद्र की मदद मिलती है तो निश्चित तौर और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पलायन रोकने के लिए और रिवर्स पलायन के लिए प्रयास कर रही है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। डीएम बीडीओ सुनिश्चित करें योजनाओं का कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं। पलायन रोकने के लिए संचालित योजनाओं का पैसा गांव पहुंच रहा या नहीं। उन विभागों में बजट की उपलब्धता रखनी होगी जो ग्रामीण परिवेश को छूते हैं। अपनी रिपोर्ट में पलायन आयोग ने सरकार को कई सुझाव भी दिए थे। जानकार कहते हैं कि अगर उन पर गंभीरता से काम किया जाए तो पलायन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इन सुझावों में ये भी कहा गया है कि कम से कम 3 साल तक जो गांव पलायन से प्रभावित है उनमें आजीविका विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। जिलाधिकारी और बीडीओ इस बात को सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत जितनी भी योजनाएं चल रही है उनकी धनराशि समय से गांव तक पहुंच रही है या नहीं। साथ ही उन विभागों में बजट की उपलब्धता रखनी होगी जो विभाग सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश को छूते हैं।
इन सब सुझावों पर काम हुआ या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार से मांग कर रही है कि पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, उस पर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कोई पलायन रोकने की योजना सरकार के पास नहीं है। आज बताया जा रहा है कि पौड़ी के सांसद ने वित्त मंत्री से मुलाकात करके पलायन रोकने के संबंध में बजट में प्रावधान करने के लिए कहा है। 2014 से देश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। आज तक आपको पलायन करने की, ये पलायन रोकने की याद कभी नहीं आई। सरकार ने पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को राज्य में ही, अपने क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके और लोग पलायन ना करें। ऐसा सरकार को कदम उठाना चाहिए। 3,946 गाँवों में से 1,17,981 ग्रामीणों ने किया पलायन। 2018 में ही 6,338 गाँव के 3,83,726 अस्थायी पलायन। 2022 में 2,067 गाँव में से 28,531 लोगों का स्थायी पलायन। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 3,946 गाँव में से 1,17,981 ग्रामीण पूरी तरह पलायन कर चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2018 में ही 6,338 गाँव के 3,83,726 ग्रामीणों ने अस्थायी पलायन भी किया था। साल 2022 में 2,067 गाँव में से 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया। वहीं 6,436 गाँव ऐसे हैं जिनमें से 30,73,101 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है। रिपोर्ट के अनुसार स्थायी तौर पर पलायन करने वाले लोग राज्य से बाहर नहीं गए हैं। उन्होंने प्रदेश के मैदानी या फिर शहरी इलाके में अपना घर बनाया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी के कारण स्थायी तौर पर पलायन किया है। बहुत विलंब से मुझे लगता है कि भाजपा के सांसद जागे हैं और उनकी बात पर कितना देश की वित्त मंत्री ध्यान देती हैं, कितना पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड को बजट मिलता है, कार्य योजना मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस सरकार से, कांग्रेस पार्टी को हमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि पलायन को रोकने के लिए कोई नीति बनाएंगे, राज्य को डबल इंजन का लाभ मिलेगा। ये केवल बयानबाजी तक और घोषणा तक सीमित रहने वाली बात है, क्योंकि अगर पलायन रोकना होता तो आज तक सरकार रोक चुकी होती। लेकिन हमारे नौजवान सरकारी उपेक्षा के कारण पलायन के लिए मजबूर है और ये इस राज्य की एक बड़ी समस्या है। कोरोना काल में लोगों ने किया था रिवर्स पलायन। सरकार ने की थी कई योजनाओं की शुरुआत। पलायन की वास्तविक स्थिति जानने और उसे रोकने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया था। हालांकि उसके बाद भी हालात कुछ खास नहीं सुधरे। मौजूदा समय में किसी भी सरकार के लिए पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य के भूतिया गांव कोरोना काल में आबाद हो गए थे, क्योंकि इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों ने रिवर्स पलायन किया था। तब सरकार ने लोगों को गाँवों में बसाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसका कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया और अपना व्यवसाय भी किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये योजनाएं धूमिल होती चली गई और रोजगार के अभाव में फिर से लोगों ने पहाड़ से पलायन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।